अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में मैं आपको DeFi डेक्सेस का सबसे पॉपुलर मॉडल AMM क्या होता है उसके बारे में गाइड करूंगा, और साथ आपको अगर आप मार्केट मेकर बनते हैं इन डेक्सेस पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप कुछ प्रॉफिट कमा सकें, तो वहाँ पे इम्परमानेंट लॉस के इम्कानात होते हैं। ये इम्परमानेंट लॉस होता क्या है? क्या आप जब मार्केट मेकर बनते हैं तो सिर्फ आपको इम्परमानेंट लॉस ही होता है या कि आप इम्परमानेंट गेन भी कर सकते हैं? ये होता क्या है, मैं सारा इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। साथ लास्ट में जाके आपके साथ कुछ मैं टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप इम्परमानेंट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले AMM होता क्या है? मेरा मानना AMM यानी ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। ये इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप समझें कि ये मार्केट्स एक्चुअली काम कैसे करती हैं। इसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री में जाते हैं, जब इंसान एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम था, इंसान एक दूसरे का चीज़ों का तबादला करता था। उस वक्त ये आजकल के जो मॉडर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज है यानी कैश, गोल्ड या दीगर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक ऐसे गाँव में हैं जहाँ की ज़मीन इतनी ज़रख़ीज़ है, वहाँ पर आप गंदम काश्त करते हैं क्योंकि गंदम की पैदावार वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके देखे देखी ज़ाहिरी बात है गांव के ज़्यादातर लोग उसी को काश्त करते हैं। अब आपने गंदम काश्त की, जब आपने गंदम की कटाई की तो ज़ाहिरी बात है आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी में सिर्फ गंदम ही तो नहीं है ना, यानी जितनी आपने गंदम काश्त किया आपने सारी वही तो नहीं ना खानी, आपकी तो महदूद सी ज़रूरत होगी। वो ज़रूरत आपने पूरी की, बाकी जो एक्स्ट्रा गंदम है आपकी ख्वाहिश है वो बेच के आपकी जो दीगर ज़रूरियात हैं, आपके कपड़े हैं या और जैसे आपने दूध, अंडे, जानवर, जो भी आपको ज़रूरत है, इसके लिए तो ज़ाहिरी बात है गांव में ज़्यादातर लोगों ने तो गंदम ही काश्त किया। इस सूरत में थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि बंदा या एक एंटिटी आती है, वो कहती है जी मैं एक ऐसे गाँव को जानता हूँ जो आपसे गंदम ले के बदले में आपको अंडे, जूते, कपड़े, जानवर, ये सारी चीज़ें दे सकती हैं। सेम फिर ज़ाहिरी बात है आहिस्ता आहिस्ता इंसान बार्टर सिस्टम से निकला। ये जो दरमियान में बंदा आया जो कि ब्रिज करवा रहा था दोनों गाँव को, इसको मार्केट मेकर बोलते हैं। अब ये चूंकि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में जो थर्ड पार्टी रिस्क होते हैं, सबसे बड़ा रिस्क तो करप्शन, पावर, उसके सेंट्रलाइज पार्टी के पास पावर होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बार्टर सिस्टम को चेंज करके जब इंसान मॉडर्न सिस्टम में आया जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बजाय इसके कि जब मैंने गंदम सेल करनी है तो मैं क्यों अंडे लूँ, मैं गंदम बेच के क्यों ना सोना, नमक या कैश ले लूँ, फिर उस सोने, नमक और कैश के बदले जो भी मुझे चाहिए मैं मार्केट से जाके वो ख़रीद लूँ। लेकिन चूँकि मैंने आपको कहा कि ये सारा सेंट्रलाइज है और सेंट्रलाइज के अंदर थर्ड पार्टी जो रिस्क होता है वो होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिरी बात है मार्केट इमर्ज हुई। फिर सन 2009 में बिटकॉइन ने आके ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था इसको भी डिसेंट्रलाइज करने का अनाउंसमेंट की। लेकिन ज़ाहिरी बात है क्रिप्टो मार्केट भी अर्ली डेज़ में, जैसे ये जो रवायती हमारी मार्केट्स हैं, इनका आगाज़ बार्टर सिस्टम से हुआ। क्रिप्टो मार्केट जो कि अपने आप को एक डिसेंट्रलाइज मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझती है, जो उसकी करेंसी है बिटकॉइन, वो भी स्टार्ट में बार्टर सिस्टम ही था। यानी जब बिटकॉइन का आगाज़ किया गया तो स्टार्ट में लोग BTC बाय और सेल इस तरह करते थे कि जिसको वो जानते थे वो बिटकॉइन उसके साथ ट्रेड करते थे। अब जिसको वो जानते ही नहीं थे उसके साथ वो ट्रेड कैसे करें? तो कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था स्टार्ट में। लेकिन स्टार्ट में रवायती मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट में भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आना शुरू हो गए। वो अगर आपने मेरी DeFi की सारी सीरीज़, सारी वीडियोस वॉच की हैं तो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। MTGOX की तरह के सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आ गए। लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ टोकन जो है वो ट्रेड करते हैं, जो आजकल जो अभी भी आपको सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नज़र आते हैं, बाइनांस, KuCoin, OKX, Coinbase, इस तरह के सारे। तो फिर क्या हुआ कि क्योंकि मैंने आपको कहा कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थर्ड पार्टी रिस्क होते हैं, तो वो MTGOX भी जो है 8 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वहाँ पे हैक कर लिए गए। लोगों ने कहा जी कि जो इनसाइडर थे, जो डेवलपर्स थे, उन्हीं की ये कार्रवाई है। तो बहरहाल यहाँ पे हम नहीं जाते। सन 2018 में ये स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो ये एडम हेडन है, ये यूनिस्वाप के फाउंडर हैं। यूनिस्वाप ने एक, वैसे तो सन 2018 से पहले डेक्सेस का आगाज़ हो गया था, लेकिन ये वाला जो फार्मूला हेडन ने पेश किया जिसको X × Y = K यानी कांस्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले से अब ये जो मार्केट में आपको एक रंग बिरंगी डेक्सेस नज़र आ रही हैं, मोस्टली डेक्सेस इसी मॉडल को फॉलो कर रही हैं, या इस मॉडल को इम्प्रूव करके वो अपना डेक्सेस रन कर रही हैं, या इसी मॉडल के ऊपर वो काम कर रही हैं। अब अगर स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये मॉडल X × Y = K, अब मुझे मालूम है मेरी कम्युनिटी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ या रियाजी जिनकी इतनी मजबूत नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में आपको इस मॉडल में
के बारे में गाइड करूँ कि ये मॉडल काम कैसे करता है, ताकि अगर आपको नहीं भी पता तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो लाजमी हो। यहाँ पे एक्स को आप टोकन है, क्योंकि ये जो मॉडल है AMM मॉडल, इस मॉडल में जो यूज़र्स हैं वही मार्केट मेकर होते हैं और वो एक लिक्विडिटी पूल में अपने एसेट्स को ऐड करते हैं, फिर उस डेक्स या उस प्लेटफॉर्म के जो यूज़र्स हैं उस लिक्विडिटी पूल में अपने टोकन जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। जब वो टोकन एक्चुअली वो जो यूज़र्स हैं वो किसी दूसरे यूज़र के साथ ट्रेड नहीं करते, बल्कि जो यूज़र हैं वो पूल के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं। यानी नॉर्मली तो हम बार्टर सिस्टम में ये होता है ना कि मैंने आपको टोकन देना है, आपने मुझे देना, तो हम आपस में पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। ये AMM मॉडल जो है इसमें यूज़र जो है वो लिक्विडिटी पूल के साथ गुफ्तगू करता है, उसको टोकन देता है और उसे लेता है। ठीक है, तो ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो AMM मॉडल में एक लिक्विडिटी पूल ऐड कर दिया जाता है, उस पूल में जो टोकन्स की शरह, जो फॉर एग्जांपल आपने मार्केट मेकर बनना है तो ये XY क्या है, X टोकन A है, Y जो है टोकन B है, और आगे जो K है ये वैल्यू, टोटल वैल्यू है आपके एसेट्स की। अब इस मॉडल में K जो है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि K की वैल्यू एट एनी कास्ट जो है वो एक जैसी रहनी चाहिए। पीछे जो XY है, टोकन A है, टोकन B है, वो तो यूज़र एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे तो उनकी वैल्यू तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन K की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। मैं आगे जाके आपको थोड़ा समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये लिक्विडिटी पूल काम कैसे करता है कि अगर आप मार्केट मेकर बनते हैं तो वैसे तो मार्केट में रंग बिरंगे मॉडल हैं, लेकिन चूंकि हम यूनिस्वैप के मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप इस मॉडल को समझ लेंगे तो मार्केट में जो दीगर AMM मॉडल्स हैं उनकी भी आपको समझ आ जाएगी, बल्कि इस मॉडल के जो इंप्रूव मॉडल हैं उनकी भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो AMM मॉडल है इसमें काम कैसे करता है कि जब भी आपने मार्केट मेकर बन के एसेट्स प्रोवाइड करना है, टोकन्स प्रोवाइड करना है, तो पहले तो यह है कि आपने दो एसेट्स, कम से कम दो टोकन्स जो है वो ऐड करने हैं। तो जब आपने टोकन ऐड करने हैं तो 50-50% उनकी रेशो 50-50% उनकी रेशो होनी चाहिए, जबकि तनासुब जो है वो 1/1। मिसाल के तौर पे ये अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो एक ऐसा लिक्विडिटी पूल है जिस पे सिर्फ आप ही के फंड्स हैं, दूसरे हम किसी यूज़र के फंड ऐड नहीं करते। आप खुद एक लिक्विडिटी पूल का आगाज़ करते हैं, उसमें आप इथीरियम और USDT का पेयर बना के पूल में ऐड करते हैं। आप चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा इथीरियम बेचना चाहे या इथीरियम खरीदना चाहे USDT दे के, तो वो मेरे पूल में जाए और मेरे पूल में जाकर ट्रेडिंग कर ले। जब भी वो ट्रेडिंग करेगा तो मुझे उसकी फ़ीस का रिवार्ड मिलेगा। तो आप इस सूरत में थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप 10 इथीरियम उस पूल में जो आपने क्रिएट करना, 10 इथीरियम ऐड करते हैं और 10,000 USDT ऐड करते हैं। अब यहाँ पे इथीरियम आपका टोकन A यानी X है और Y आपका टोकन B है जो कि USDT है। Y यहाँ पे USDT है और X यहाँ पे इथीरियम है। अब इस फार्मूला जो कि X मल्टीप्लाई बाय Y इज इक्वल टू K है, K कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, तो हमारे पास जो K है वो आ गया टोटल $1,00,000 आप कह लें, या 1,00,000 उसकी वैल्यू समझ लें। अब ये रेशो 1/1 है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, पहले तो ये जो आपने इथीरियम और USDT ऐड किया पूल में, उससे इथीरियम की प्राइस को पहले गैस कर लेते हैं कि प्राइस कैसे निकलेगी। तो उसका भी बहुत आसान तरीका है, आप Y को डिवाइड करें X के साथ। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है USDT डिवाइडेड बाय इथीरियम। USDT आपने कितनी 10,000 ऐड किया था और 10 इथीरियम ऐड किया था, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो 1,000, यानी एक इथीरियम की वैल्यू $1,000 है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अब ये आपने एक लिक्विडिटी पूल ऐड कर दी, आप मार्केट मेकर बन गए। अब कोई यूज़र आता है, अब यहाँ पे ये मॉडल वर्क कैसे करता है वो आपको गाइड करने लगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि एक यूज़र आता है, वो 2 इथीरियम सेल करता है। सेल का मतलब ये कि वो आपके लिक्विडिटी पूल में 2 इथीरियम मजीद ऐड कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। अब जाहिर बात है उसने सेल करना है तो बदले में उसने USDT लेना है, तो इसका मतलब है कि पूल में मौजूद USDT की क्वांटिटी कम होगी और इथीरियम की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इससे जो लिक्विडिटी पूल का तनासुब है 1/1 या परसेंटेज है, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि K की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए ये थोड़ा सा इसको समझें। ये स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो X, चूँकि उसने 2X जो है 2 इथीरियम उसने पूल में ऐड किए थे। अब जब उसने ऐड किए तो बदले में उसको USDT कितना मिलेगा ये उसको नहीं पता, लेकिन ये जो मॉडल है AMM का मॉडल X मल्टीप्लाई बाय Y इज इक्वल टू K, ये बताएगा कि उस बंदे को USDT कितना मिलेगा, और यही मॉडल बताएगा कि पीछे जब ये ट्रेड फाइनलाइज हो जाएगी पीछे बदले में USDT कितना रह जाएगा। तो इथीरियम तो हमें पता चल गया, पहले 10 था, 2 मजीद आया तो 12 हो गया। और यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन देखें तो ये देखें
हमें एक्स की वैल्यू का पता है, हमें के की वैल्यू का पता है, हमें वाई की वैल्यू का नहीं पता। तो वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए जो मैथ का तरीका है, वाई को हम इक्वेशन मसावात के इस साइड पे रखेंगे और एक्स को के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू चूंकि 1 लाख है डिवाइडेड बाय 12, तो जब हम ये ट्रेड फाइनलाइज कर लेंगे तो पूल में 12 इथीरियम हो जाएंगे क्योंकि 2 उसने ऐड किया, और बाकी जो यूएसडीटी उस यूज़र को पे कर दिया, उस यूएसडी यूज़र को जब पे कर देंगे तो पीछे पूल में 8333.3333 ये यूएसडीटी पूल में रह जाएंगे। और आप अब ये सोच रहे हैं कि भाई उस यूज़र को कितना यूएसडीटी मिला, उसको भी जानने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे देखें, हाउ मच यूएसडीटी यूज़र गॉट आफ्टर सेलिंग 2 इथेरियम। तो चूंकि टोटल यूएसडीटी ट्रेड से पहले 10,000 था, तो अभी बाद में ट्रेड के बाद जितना यूएसडीटी पड़ गया बच गया, उसको अगर हम माइनस करें तो इसका मतलब यह है कि यूज़र पूल में से 1666.6666 जो यूएसडीटी है वो ले गया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार इथीरियम की वैल्यू तो ऊपर हमने 1000 पर इथीरियम निकाली है, तो जिस बंदे ने 2 इथीरियम दिया है उसको तो बदले में 2000 यूएसडीटी मिलना चाहिए था, उसको यूएसडीटी ये 1666 क्यों मिला है? इस वजह से क्योंकि ये जो प्राइस में डिफरेंस है इसको स्प्रेड बोलते हैं। ये स्प्रेड, अब आपको ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि मैंने क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ट्रेड की दी है। मतलब पहले नंबर पे तो ये जो लिक्विडिटी प्रोटोकॉल पूल्स होते हैं इसमें 10 इथेरियम नहीं होता, मिलियंस ऑफ डॉलर की वर्थ के पूल में लिक्विडिटी होती है। तो ये छोटी हज़ारों डॉलर की ट्रेड से स्प्रेड जो है वो बिल्कुल बड़ा महदूद सा स्प्रेड होता है जो हमें नज़र नहीं आता। यहाँ पे आपको इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि पूल भी छोटा और मैंने जब ट्रेड लगाई है, ट्रेड भी मैंने अच्छी खासी बड़ी लगाई है, तो इस वजह यूँ समझ लें कि ये मेरा ख्याल है 20% की ट्रेड बनती है, इस वजह से आपको स्प्रेड ज़्यादा नज़र आता है। तो बहरहाल यू गेट द आइडिया कि ये स्प्रेड है जो आपको नज़र आता है, जो कि आपको बेयर करना पड़ता है। और ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे एज अ यूज़र आपने अभी ट्रांजैक्शन फ़ीस मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ट्रांजैक्शन फ़ीस जो आपने मार्केट मेकर को पे करनी है, जो प्लेटफॉर्म को पे करनी है, वो बिल्कुल सेपरेट है, उनकी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे। ये सिर्फ आपको मॉडल समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि अब यूएसडीटी की प्राइस क्या रह गई है, चूँकि पूल में तनासुब जो है, सप्लाई जो है इथीरियम की बढ़ गई है, यूएसडीटी की कम हो गई है। अब इस पूल में इथीरियम की जो प्राइस है जो कि $1000 थी स्टार्ट में जब हमने पूल बनाया था, वो कम हो के 694.44 होगी। और इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे बड़ा सिंपल है। जो पूल में यूएसडीटी बच गया है उसको डिवाइड करें जो पूल में इथीरियम है उसके ऊपर, तो ये उसकी इस वक्त करंट वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरा ख्याल है आपको एएमएम वर्क कैसे करता है उसकी समझ आ गई। अब अगली बात कि ये इम्परमानेंट लॉस होता क्या है और आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। वीडियो के पीछे मैंने आपके साथ जो एग्जांपल शेयर की जिसमें मैंने आपसे लिक्विडिटी पूल में 10 इथीरियम ऐड करवाया, फिर 10,000 यूएसडीटी ऐड करवाया, उसी एग्जांपल को लेते हैं। अब इस पूल में जो आपने एसेट्स ऐड किए हैं, एक एसेट ऐसा है जो कि वोलाटाइल है, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, और एक एसेट है स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जब आप मार्केट मेकर बन के लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, आपके इथीरियम की वैल्यू ज़ाहिरी बात है वो वोलाटाइल है, वक्त के साथ साथ वो पंप भी हो सकती है, डंप भी हो सकती है। तो इम्परमानेंट लॉस इस चीज़ को कहते हैं कि जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उस वक्त आपके एसेट्स की क्या वैल्यू होती है, और जब आप बाद में प्राइस जब चेंज हो जाती है, तो जैसे इथीरियम की हमने मिसाल की, तो बाद में जब इथीरियम की वैल्यू अगर पंप हो जाए या डंप हो जाए, ये और पंप और डंप होने से जो आपकी वैल्यू में फ़र्क आ जाता है उस वक्त जब आपने प्रोवाइड की और उस वक्त जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को इम्परमानेंट लॉस बोलते हैं। अगर तो कांस्टेंट रहे तो फिर इम्परमानेंट लॉस नहीं रहता, लेकिन चूंकि हमारी एग्जांपल में हमने इथीरियम ऐड किया, इथीरियम की वैल्यू जो है ऊपर और नीचे होती रहती है, तो ये जो डिफरेंस है इसको इम्परमानेंट लॉस बोलते हैं। इम्परमानेंट इस वजह से क्योंकि आप पूल से एग्जिट नहीं लेते। अगर तो आप पूल से एग्जिट ले लेंगे तो आपको ये जो इम्परमानेंट है ये आपका परमानेंट लॉस या आपका परमानेंट गेन हो सकता है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आपको इम्परमानेंट लॉस किन सिनेरियोज में हो सकता है और आप किस सिनेरियो से इम्परमानेंट गेन भी कर सकते हैं। ऊपर जो हमने मिसाल को डिस्कस किया था उसमें हमने 10 इथीरियम ऐड किए थे, 10,000 पूल में ऐड किए थे। उसके बाद अचानक एक यूज़र आया, उसने हमारे पूल के साथ छेड़छाड़ की, उसने हमारे पूल में 2 इथीरियम और ऐड कर दिए। अब हमारे उस पूल में 12 इथीरियम हो गए और यूएसडीटी जो है कम हो गई। यूएसडीटी कम होके जो 10,000 थे वो
333 हो गए। अब इस सूरत में थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर हम अपने पूल से लिक्विडिटी रिमूव कर देते हैं, लिक्विडिटी अपना पूल जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो इसके बाद हमें जो 10 इथीरियम ऐड किए थे, इथीरियम कितने हो गए हमारे पास? 12। लेकिन दूसरी साइड पे यूएसडीटी हमारा कम हो गया। अब अगर तो हम डॉलर की वैल्यू में देखें तो यहां पे आपको ये इम्परमानेंट गेन, अब चूंकि हमने लिक्विडिटी रिमूव कर दिया तो ये हमारा परमानेंट गेन हो सकता है, इम्परमानेंट नहीं है। अगर तो पूल में ही हमारे फंड्स रहते हैं तो फिर ये इम्परमानेंट है। अगर हम पूल से रिमूव कर देंगे तो ये इम्परमानेंट परमानेंट हो जाएगा। तो ये जो परमानेंट गेन है हमें कैसे मिला, और इस इम्परमानेंट गेन को अगर हम कॉइन्स की सूरत में देखेंगे तो हमें गेन नजर आएगा, लेकिन अगर डॉलर की सूरत में देखेंगे तो ये इम्परमानेंट लॉस नजर आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 इथीरियम हमने ऐड किए थे, अब वो 10 इथीरियम बढ़ के हमारे पास 12 हो गया। तो अगर तो हम कॉइन्स देखें तो कॉइन्स में तो हमारे पास इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम डॉलर की सूरत में इन्हीं को हम कैलकुलेट करें, मिसाल के तौर पे अब 694 को अगर 12 इथीरियम के साथ मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली उतनी ही डॉलर में वैल्यू बनती है जितना कि हमारे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है। तो यानी टोटल हमारे पास जो डॉलर की सूरत में एसेट्स बचे जब हमने लिक्विडिटी रिमूव की तो वो तकरीबन $16,000 है। अब ये जो इम्परमानेंट गेन है ये अगर हम डॉलर की वैल्यू में देखें तो हमें इम्परमानेंट लॉस इसमें वाज़ह होते हुए नजर आएगा। अगर हम कॉइन्स की सूरत में देखें तो मेरे से पूछे तो मेरा इथीरियम जो मैंने 10 ऐड किया था मेरा तो 12 हो गया, मुझे तो खुशी होगी। लेकिन अगर चूंकि हम कॉइन्स की वैल्यूएशन डॉलर में करते हैं तो अगर हम डॉलर में वैल्यूएशन करें, यानी अगर हम लिक्विडिटी प्रोवाइड ना करते तो फिर हमें कम नुकसान होना था बनिस्बत इसके कि हमने डॉलर की सूरत में, मैं कह रहा हूं बनिस्बत इसके। मिसाल के तौर पे ये मैंने आपके लिए कलर भी चेंज किया। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं थी कि हमारे पास इथीरियम भी पड़ा हुआ है 10 इथीरियम और हमारे पास 10,000 यूएसडीटी भी पड़ा हुआ। इसकी चूंकि इथीरियम की प्राइस हमारी एग्जांपल में डंप हो गई है, 1000 से नीचे आ गई है 994। अगर हम 994 को 10 इथीरियम के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसमें जो अब हमारे पास जो टोटल 20,000 का यूएसडीटी था, इथीरियम की वैल्यू कम होने की वजह से वो हो गया 16,940। अब चूंकि जब हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी तो हमारी जो डॉलर में वैल्यू बनती थी तकरीबन 16,000। कॉइन्स हमारे पास ज़्यादा है इथेरियम, लेकिन यूएसडीटी में वैल्यू कम है, वो है 16,000। अगर हम लिक्विडिटी प्रोवाइड ना करते तो हमारा जो नुकसान होना था इथेरियम की वैल्यू डाउन होने पे वो 16,940, यानी लिक्विडिटी ना प्रोवाइड करने पे हमें कम नुकसान होना था बनिस्बत हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे। यहाँ पे देख रहे हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड की तो हमें 16,000 वापस मिला प्राइस डंप होने की वजह से, और जब हमने प्रोवाइड नहीं की तो हमें 16,000 के बजाय $16,940 एक्स्ट्रा मिले। तो ये जो $940 हैं इनको आप इम्परमानेंट लॉस कह लें या परमानेंट लॉस करें, ये हमारा लॉस है डॉलर की वैल्यू में, ठीक है। अब ऊपर तो मैंने आपको जो एग्जांपल प्रोवाइड की वो थी इम्परमानेंट गेन की। अब मैं आपको इम्परमानेंट लॉस की कैलकुलेशन करके बताता हूं। सेम उसी एग्जांपल को हम कोड करते हैं जिसमें हमने एक पूल में 10 इथेरियम ऐड किया था और 10,000 यूएसडीटी ऐड किया था, जिसकी के वैल्यू है वो 1 लाख बनती है। पिछली एग्जांपल में हमने ट्रेडर ऐसा ऐड किया था जिसने हमारे पूल में 2 इथेरियम ऐड किया था। अब हम एक ऐसे ट्रेडर को लाते हैं जो हमारे पूल में से 2 इथेरियम निचोड़ लेता है। अब जाहिर बात है वो हमारे पूल में यूएसडीटी ऐड करेगा और बदले में हम उसको इथेरियम जो है वो दे देंगे। इसकी कैलकुलेशन का तरीका भी सेम यही है। सिंपल हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है कि जब वो 2 इथेरियम हमारे पूल से निकाल देगा तो यूएसडीटी हमारे पास कितना बच जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन का सेम वही तरीका है, वाई इज इक्वल टू के यानी 1 लाख और डिवाइडेड बाय एक्स, यानी हमारे पास अब इथेरियम चूंकि 2 निकल गया तो 8 बच गया। 8 को जब हम 1 लाख पे डिवाइड करते हैं तो पीछे हमारे पास पूल में जो कि 10,000 यूएसडीटी था वो बढ़ के 2500 हमारे यानी 2500 हमारा यूएसडीटी मजीद अजाफी आ गया हमारे पास। टोटल हमारे पास 12,500 हो गया। अब इसमें थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अब पहले तो आपने इथेरियम की प्राइस जो है वो मालूम करनी है। इथेरियम की प्राइस पहली एग्जांपल में 10,000 से कम होकर नीचे चले गई थी। अब चूंकि इथेरियम की डिमांड बढ़ गई है, इथेरियम लोग खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस जो है $1,000 से पंप होकर 1566 हो गई है। अब हमने इम्परमानेंट लॉस को डॉलर की वैल्यू में देखना है, और वैसे भी कॉइन की सूरत में भी देखें तो आपके इथेरियम 10 से कम होके 8 रह गए हैं। तो कॉइन्स में भी आपको इम्परमानेंट, यानी अगर इन सिंपल वर्ड से आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर कॉइन की प्राइस पंप हो तो फिर आपको इम्परमानेंट लॉस ही है, लेकिन अगर कॉइन की प्राइस डंप हो तो फिर आपको इम्परमानेंट गेन हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त
लिक्विडिटी रिमूव करते हैं, जबकि आपके पूल में 8 एथेरियम है और टोटल 12,500 आपके पास यूएसडीटी है। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास एक इथेरियम जिसकी जो प्राइस है वो तकरीबन अगर आप कैलकुलेशन करें तो 12,500 ही यूएसडीटी निकलता है। इन दोनों को प्लस करें तो आपके जब आप लिक्विडिटी रिमूव कर रहे हैं तो आपके पास टोटल 25,000 बैलेंस आया, जबकि आपने ऐड किया था 2,000, ठीक है, तो सॉरी 10,000 और 10,000 20,000 आपने ऐड किया था। अब चूंकि इथेरियम की प्राइस जो है वो $1,000 से पंप होके 1562 पे चले गई है, तो आपने जब लिक्विडिटी प्रोवाइड की तो आपको 25,000 मिला। अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड ना की होती, आपने वो अपने 10 के 10 इथेरियम भी रखे होते, 10,000 यूएसडीटी भी रखे होते, तो चूंकि इथेरियम की प्राइस बढ़ गई है तो अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इथेरियम की प्राइस आपके पूल में ही पंप और डंप होती रहती है, क्योंकि सिर्फ आप ही का पूल नहीं है। ये जो कॉइन्स आप प्रोवाइड करते हैं इनकी जो मार्केट वैल्यू है ये दीगर फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। तो हमारे पूल में थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें कि हमारे पूल में नहीं, वैसे इथेरियम की प्राइस पंप हो गई और पंप हो गए 15,062.5 पे चले गई है। तो अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की, इनको आप कैलकुलेशन करें तो जो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करके 25,000 का टोकन मिल रहा था, अगर आप ना प्रोवाइड करते तो आपको $25,625 मिलने थे और $625 का आपको प्रॉफिट होना था। तो ये $625 आपका इम्परमानेंट लॉस या परमानेंट लॉस जो है वो हो सकता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये कॉइन्स की सूरत में भी आपको लॉस है और डॉलर की वैल्यू में भी लॉस है। अब आप सोच सकते हैं कि यार अगर ये लॉस है तो लोग मार्केट मेकिंग क्यों करते हैं? मार्केट मेकिंग एक तो मेन चीज़ ज़ाहिर बात है, डिसेंट्रलाइजेशन चाहता है हर बंदा। अब डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ रिस्क वगैरह होते हैं, उनमें ये जो इम्परमानेंट लॉस है एक रिस्क मौजूद है, लेकिन इसको ऑफसेट करने के लिए बहुत से मार्केट में जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। एक तो ये कि मार्केट में आपको ऐसे डेक्सेस मौजूद हैं जिसको ऑफसेट करने के लिए सबसे पहले तो जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले जितने ट्रेडर ट्रेड करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन फीसें आपको मिलती रहती हैं। तो ये जो अगर आप लिक्विडिटी रिमूव नहीं करते, आप इमेजिन करें कि आप साल हर साल लिक्विडिटी रखते हैं, तो आप इमेजिन करें कि उसकी ट्रेडिंग फीस आपको कितने गुना बन चुकी होगी और कोई पता नहीं टोकन की प्राइस जो है वहीं के वहीं रही हो, प्राइस इतनी पंप और डंप हुई ना हो। ये मैं सिर्फ अजम्पशंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल एक तो ट्रांजैक्शन फ़ीस, इस जो इम्परमानेंट लॉस को ऑफसेट करने के लिए मार्केट में एक तो ट्रांजैक्शन फीसें आपको मिलती हैं, आप उसे ऑफसेट कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर डेक्सेस ऐसे हैं जो कि आपको अपने टोकन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वहाँ उनके प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी उनके पूल्स में ऐड करते हैं तो वो आपको एलपी टोकन्स देते हैं। उन एलपी टोकन्स के बदले ना सिर्फ आप उस जो डेक्स है उसके टोकन्स आप यील्ड के तौर पे अर्न कर सकते, यानी ट्रांजैक्शन फीसें तो आपको मिलेगी, लेकिन वो प्रोटोकॉल आपको अपने टोकन भी ऑफर करवाता है। जैसे पैनकेक स्वैप है, अगर आप वहाँ पे या जैसे यूनिस्वैप है, वहाँ पे आप उनके पूल में लिक्विडिटी ऐड करते हैं तो वो आपको बदले में केक टोकन या सुशी स्वैप के जो सुशी टोकन है वो आपको देते हैं। अब उन टोकन की आप गवर्नेंस उनके प्रोटोकॉल में एज आ, चूँकि आप मार्केट मेकर हैं तो आप उनके गवर्नेंस में, उनके फैसला साजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये जो एलपी टोकन है इनकी एक अलग से मार्केट खड़ी हो रही है इंसेंटिवाइज करने के लिए। लोग जो है एलपी टोकन्स रख के कोलैटरल ट्रेडिंग करते हैं, लोग एलपी टोकन को कोलैटरल रख के बारविंग करते हैं, और बहुत सी ये मार्केट्स हैं जिसका मकसद ये है कि ये जो इम्परमानेंट लॉस है इस डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को चलाने के लिए इसको हम ऑफसेट करें या मिनिमाइज करें। ठीक है, अब इसमें मेरी टिप्स क्या हैं? सबसे पहले तो अगर आपने मार्केट मेकर बनना है तो ये चीज़ जहन में रखें कि लॉस आपको सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर आप विड्रॉ कराएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आप मार्केट मेकर बने ही इस माइंड में कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करनी। आप कोशिश करें कि महीनों या सालों का जेन में रख के करें। अगर आप ऐसे रख के करेंगे तो इम्परमानेंट लॉस मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। दूसरा, डोंट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू पंप, और आपने ऐसे क्रिप्टो करेंसीज में लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करनी जिनकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन है, वहाँ की वोलेटिलिटी जो नया लॉन्च होने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निस्बत उसकी वोलेटिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट हैं कोशिश करें उनकी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके उनके मार्केट मेकर बने, बजाय इसके कि नए नए प्रोटोकॉल की आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। और अगर पंप होगा तो आपको इम्परमानेंट लॉस होगा, डंप होगा तो वो आपको रद्दी के बराबर जो फजूल से टोकन है वो मिल जाएंगे। अगर ब्लू चिप प्रोजेक्ट के टोकन है वो तो आपको मतलब आपकी मौजे ही मौजे हैं। उसके बाद कोशिश करें कि
आपने अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है और आप इम्परमानेंट लॉस से बचना चाहते हैं तो आप स्टेबल कॉइन के ही मार्केट मेकर बनाएं। यानी स्टेबल कॉइन कौन से, जैसे यूएसडीटी और यूएसडीसी के पूल में अपने फंड्स ऐड कर दें। या आप इथीरियम है तो इथीरियम का पेज टोकन है आर इथीरियम, या इस तरह के जितने लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इस तरह जैसे BTC है और BTC का जो रैप्ड वर्जन है WBTC, उनका आप पेयर, यानी अगर आप स्टेबल कॉइन्स की लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो आप इम्परमानेंट लॉस से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके अलावा ओनली कोशिश करें कि उन क्रिप्टो करेंसीज की लिक्विडिटी प्रोवाइड करें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में इथीरियम ऐड किया और इथीरियम की डॉलर में वैल्यू कम हो गई, लेकिन मुझे परेशानी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इथीरियम मुझे 10 की बजाय मुझे 12 मिल गया, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। यही जो 12 इथीरियम मेरे पास रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे उसका फ़ायदा होगा। ठीक है। उसके अलावा ये भी आपने ज़हन में रखना है कि जब आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है कोशिश करें कि आप बेयर मार्केट में ना करें, हमेशा बुल मार्केट में करें, क्योंकि बुल मार्केट के बाद मार्केट जो है वो क्रैश करती है। जब मार्केट क्रैश करती है, यानी आपकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद जब मार्केट क्रैश करती है तो आपको कॉइन्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। और अगर आप बुल मार्केट की बजाय बेयर मार्केट में करते हैं, जैसे कि आजकल बेयर मार्केट है, तो इसमें प्राइस जो है वो पंप करेगी। जब प्राइसेस पंप करेगी तो आपको फिर इम्परमानेंट लॉस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। और लास्ट में आप जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करें तो ऐसे पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करें जहां का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पूल में लिक्विडिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो इम्परमानेंट लॉस का रिस्क है वो मिनिमाइज़ होगा। ठीक है। ये थी मेरी इम्परमानेंट लॉस और AMM के हवाले से डिटेल वीडियो। लंबी है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस टॉपिक पर मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।